कि बिहार उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर यह तय करना है कि बिहार 90 के पहले के दौर में वापस लौट जाएगा या वापस 2025 से आगे देश को दिशा दिखाने के लिए कोई नया काम करेगा। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। कि कुंभ में आप फ्लॉप हो गए, आप धर्म का व्यवसाय बनाते हो केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। तो बीजेपी का एक सांसद खड़ा होकर कहता है कि आप धर्म विरोधी हो, और उस सफाई अभियान में, उस पूरे अभियान का शिकार मैं भी हुआ कि 2025 के बजट में पिछले 10 साल में शिक्षा का बजट आधा कर दिया गया और पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी गई। कांवड़ लेके जाइए, हेलीकॉप्टर फूल बरसाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े अपनी नौकरी मांग रहे हैं, पुलिस लाठी बरसाती है। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बिहार संवाद श्रृंखला के तहत बिहार की राजधानी पटना में इस वैचारिक आयोजन में आए हुए राजनीतिक सामाजिक संगठनों के और आम नागरिक, उन सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज इस कार्यक्रम में जो आज की तारीख रखी गई है 12 फरवरी, और आज के दिन ही संत रविदास जी का जन्मदिन है। उनके इस वैचारिक दिन को वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और मैं जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मैंने देखा कि पटना की सड़कों के किनारे भगवा रंग के बहुत सारे बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं, जो एक दक्षिणपंथी विचारधारा के राजनीतिक दल, उसके नेताओं और उसके बड़े बड़े लोगों की तस्वीरों के साथ बधाई दी गई है संत रविदास की। और मैं उनका कुछ दोहा जो बहुत प्रसिद्ध है, मन ही पूजा मन ही धूप, मन में ही स्यों सहज स्वरूप। रविदास जन्म के कारणे होत न कोउ नीच, नर को नीच कर डारे है ओछे कर्म की कीच। जन्म जात मत पूछिए का जात और पात, रविदास पूत सब प्रभु के कोई न जात को जात। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। इन तमाम दोहों और विचारों के साथ जब रविदास को याद करते हैं तो ये हम पाते हैं कि उसका मेल उस खेमे के लोगों से हो ही नहीं सकता जो जाति के नाम पर थोड़ी सी आबादी के वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं, जो चाहे हिंदू राष्ट्र की बात करें चाहे मनुस्मृति की बात करें, उनके मूल विचार में ही जातिगत श्रेष्ठता बोध है और सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ हैं। वो लोग 2025 के भारत में संत रविदास की भी जयंती की बधाई दे रहे हैं खुलेआम सार्वजनिक तौर पर। 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पर माला पहना रहे हैं। संविधान बदलने के नारे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव जीते या न जीते सत्ता जीत ले रहे हैं। ऐसे वक्त में चुनाव जीतने के बाद संविधान पर माथा झुका रहे हैं। ऐसे वक्त में इस देश की सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई है कि ये जो विचारधाराओं का गड्ढमड्ढ किया जा रहा है वो इसीलिए कि जो विचारधाराओं का संघर्ष है उसे धुंधला कर दिया जाए
जब मौका मिले जाति के नाम पर, जब मौका मिले क्षेत्र के नाम पर, उस वर्चस्वशाली विचार को विजेता घोषित करके वापस उस दौर में इस मुल्क को ले जाया जाए जहां मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी ताकत हो, सत्ता हो, संसाधन हो, और बाकी लोग उस ताकत को बरकरार रखने के जरिया मात्र बन जाएं। इस पूरे स्वप्न और इस पूरे विचार के खिलाफ देश में जहां कहीं भी आवाज उठ रही है, हम उसके साथ खड़े होना चाहते हैं, और इसलिए हम बदलो बिहार संवाद के साथ इस मंच पर खड़े हैं। हम इस मंच से ये साफ करना चाहते हैं कि ये जो वैचारिक संघर्ष है, इसमें ये जो दोहरापन है, ये बहुत घातक है। एक ही फ्रेम में, एक ही साथ गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर और उन्हीं के बगल में अंबेडकर कभी नहीं हो सकते। इस बात को साफ करना है मध्यवर्गीय, पढ़े लिखे और थोड़े से जागरूक लोगों के बीच, जो इस लड़ाई को नीचे तक ले जाएंगे। और मुझे लग रहा है यहां जिन लोगों का एक जुटान है, वो उसी तबके से लोग आते हैं। और इसलिए जिस वक्त ये बिहार बदलो बिहार संवाद हो रहा है और जिस विषय पर हो रहा है, पूर्व के वक्ताओं ने जितनी बातें कही थी उसे दोहराए बिना कम वक्त में गणतंत्र के 75 साल और उसमें बिहार में बदलाव की गुंजाइश। जिस बिहार में हम खड़े हैं, इसका 2000 साल पुराना गणतंत्र का इतिहास है। सभा समिति, 16 महाजनपद से लेकर के तमाम वैचारिक इतिहास की बुनियाद पर हम खड़े हैं, बुद्ध की जमीन पर हैं, महावीर के विचारों के साथ हैं। यह वही जगह है जहां से जगदेव बाबू, महामना रामस्वरूप वर्मा का विचार, त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ का विचार, इसी जगह पर जमीन के बराबरी के वितरण का सवाल, वो सब इस वैचारिक जमीन पर खड़ा रहा। सामाजिक न्याय के लिए संघर्षों की जमीन रही। मगर ये हम लोग कहते रहे कि उत्तर भारत में जहां दक्षिणपंथी विचार सबसे ज्यादा हावी हो रहा है, उस जगह पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उन लोगों की अब बढ़ गई है कि उस चुनौती से एकजुट होकर के कैसे टकराया जाए और रोका जाए। क्योंकि मेरा पुश्तैनी राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में यह मुश्किल सबसे ज्यादा गहरा चुकी है, जो बिहार के सामने दस्तक दे चुकी है। संत रविदास को बधाई देते हुए भाजपा आरएसएस के लोगों की तस्वीरों के साथ जो पोस्टर लगे थे, उनके बगल में हमने देखा कि कुछ पोस्टर ये भी लगे हैं पटना में, जैसे जीत लिया है दिल्ली, अब वैसे जीतेंगे बिहार और फिर से बनेगी भाजपा सरकार। मुझे पता नहीं क्यों एक नाथ शिंदे याद आ रहे थे। कुछ लोग जो यहां पर राजनीति में हैं, सामाजिक न्याय से निकले लोग हैं, समाजवादी आंदोलन से निकले लोग हैं। वो जानते हैं कि दक्षिणपंथी खेमे के साथ खड़े होने से आप किसको ताकत दे रहे हैं। ऐसे वक्त में बिहार बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है। और आज के इस कार्यक्रम के साथ ये बहुत बहुरंगी गुलदस्ता, मुझे लगता है कि जैसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, जैसे आप ये सोच कर कहते हैं कि भाई उसमें जो डाइवर्सिटी है वो इसकी बाधा नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस डाइवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। उसमें दलित न नजर आए, पिछड़े न नजर आए, पसमानदा न नजर आए, महिलाएं न नजर आए, आदिवासी हाशिए पर ढकेल दिया जाए। और मैंने क्यों जिक्र किया उत्तर प्रदेश का, जहां से मैं आ रहा हूं, वहां कुंभ लगा और ऐसी भीड़ बना दी जाए जिसमें कोई पहचान न हो। मुख्यमंत्री ये कहे कि तैयारी आने की संभावना 40 करोड़ की है, तैयारी 100 करोड़ की है। और 3 चीजें, मैनेजमेंट, मीडिया और उसका सबसे बड़ा जो दावा है, मैनेजमेंट मीडिया के साथ उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, खुद का महिमा मंडन। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं और मारे गए लोगों की आबादी तादाद नहीं बताई जा रही है। 45 करोड़ डुबकी लगा चुके हैं, यह बताया जा रहा है ड्रोन से, हेड मैपिंग से।
और कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग गायब हैं, इसकी गिनती नहीं हो पा रही है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चुनौतीपूर्ण बात यह है कि इस पर डिबेट नहीं होने दी जा रही है। मीडिया में प्राइम टाइम पर डिबेट नहीं है और ये मैनेज्ड कर दिया गया। इसलिए यह संवाद महत्वपूर्ण है कि जिस पर वो डिबेट न करें, महिमा मंडन करें, उसे हमें जनता तक कैसे ले जाने का काम करना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। और मैं विषय में जो 3 बातें हैं वही बस थोड़ा सा उसके सिरे को खोल करके इस संवाद की, और मैं मानता हूं कि यह संवाद एक आगाज है। चंद महीनों बाद बिहार को भी अपने मुस्तकबिल का फैसला लेना है और बहुत साफ कहा जाना चाहिए इस मंच से कि बिहार उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर यह तय करना है कि बिहार 90 के पहले के दौर में वापस लौट जाएगा या वापस 2025 से आगे देश को दिशा दिखाने के लिए कोई नया काम करेगा। अब वो राजनीतिक रूप से हल हो जाए, किसी गठबंधन महागठबंधन से हल हो जाए, या नागरिक समाज को, संगठनों को ज्यादा बड़ी भूमिका निभाकर बिहार को 90 के पहले के बिहार से बचाना होगा। इस कार्यक्रम में जब गोपाल रविदास जी बोल रहे थे और बोलते बोलते वो भावुक हो गए, उन्होंने विषय पर कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं मानता हूं कि इस विषय पर जो सबसे बड़ी बात बोली गई वो उनके जीवन के उस किस्से से है कि वहां आज भी कितना बदलाव हो पाया। ये 90 के बाद का बिहार है। जब वहां इतनी मुश्किल है तो उसके पहले की मुश्किल कितनी बड़ी रही होगी। जगदेव बाबू की शहादत हम बार बार मंचों से याद करते हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट, इन तीनों में 90 भाग जिस आबादी का है उसका 10 भाग भी नहीं है। यानी वो जो कुर्बानियां दी गई वो क्या जाया हो गई। इस बिहार की जमीन पर जितने जमीन के आंदोलन हुए, कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो आंदोलन किए, जो सामाजिक न्याय के लोगों ने आंदोलन किए, आज जब बिहार यहां पर खड़ा है तो ऐसा लग रहा है कि वो आप बचा पाएंगे कि नहीं, मुश्किल यहां खड़ी हो गई है। और वो सारी मुश्किल इस बात के लिए कि जरूरी सवालों पर डिबेट ही ना हो। इस पूरी बातचीत में जो महत्वपूर्ण बात है, क्या ऐसा तो नहीं कि कल संसद में संविधान पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंता है कि संविधान जब पास हुआ, जिस पर सबके दस्तखत हैं, उस पर 22 चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों के साथ संविधान होना चाहिए जिसमें भगवान राम भी हैं, कृष्ण भी हैं। देश की जनता को पता ही नहीं है कि उन 22 चित्रों में टीपू सुल्तान भी हैं, अकबर भी हैं, गंगा भी है। हम तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को गांव तक ये सूचनाएं और तथ्य पहुंचा दिए जाएं। तो ये हिंदू मुसलमान की बाइनरी से जो बीजेपी खड़ा करना चाहती है आपके सामने सबसे बड़ा संकट, इसे आप रोक पाएंगे, क्योंकि ये बात लोगों को पता ही नहीं है। आप बताइए, शांति निकेतन की वो पूरी टीम, लेकिन उसे पता है कि जब संसद में खड़े होकर पूछा गया कि कुंभ में आप फ्लॉप हो गए, आप धर्म का व्यवसाय बनाते हो केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, तो बीजेपी का एक सांसद खड़ा होकर कहता है कि आप धर्म विरोधी हो। सीधे उसने पूरी पार्टी को कह दिया कि यह धर्म विरोधियों की पार्टी है। और इसी बिहार के पूर्णिया के आसपास का एक सांसद कहता है कि हमारे यहां रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। और यहां जितने तरह के अन्याय अत्याचार है उस पर डिबेट नहीं हो रही है। मेरा मानना यह है, 75 साल के गणतंत्र ने जितना हासिल किया था, इसमें बदलाव, आज के संवाद का जो विषय है वो बदलाव केवल यह है, मेरे मुताबिक 2 काम आज हम कर सकते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या है, उसे इस तंत्र की बजाय गण तक पहुंचा दिया जाए। खटिया पहले भी थी, बैठने का अधिकार सबको नहीं था। बाबा साहब के संविधान के बाद जो हासिल किया इस गणतंत्र ने, नई पीढ़ी के नौजवानों को शायद वो बरगला दिया गया, क्योंकि पहले के वक्ताओं ने वो सारी बातें कह दी हैं कि शिक्षा कैसे बर्बाद की गई, रोजगार कैसे खत्म किया गया। जब शिक्षा और रोजगार खत्म कर दिया गया है तो बरगलाना आसान हो गया है। इसलिए अभी संदीप सौरभ जी जब संचालन कर रहे थे तो उन्होंने एक वाकये का जिक्र किया। 2017 में आरएसएस ने दिल्ली में सफाई अभियान के समय विश्वविद्यालयों की भी सफाई की बात की थी, और उस सफाई अभियान में
उस पूरे अभियान का शिकार मैं भी हुआ, क्योंकि वो जब सफाई कर रहे थे तो वो ये देख रहे थे कि आरएसएस के लोग कैसे कुलपति बने, प्रोफेसर बने, वाइस चांसलर बने और प्रिंसिपल बने। इससे ज्यादा गंभीरता से वो ये देख रहे थे कि उनके विरोधी विचार के लोग, संविधान को मानने वाले लोग कहीं प्रोफेसर न बन जाएं, वरना सारी लड़ाई तो कलम और किताब की है, वो अपने विचार से आपके सामने मुश्किल पैदा कर देंगे। इसलिए मेरा मानना यह है कि जहां शिक्षा नहीं पहुंची है वहां अगर हम यह बताने जाएं कि 2025 के बजट में पिछले 10 साल में शिक्षा का बजट आधा कर दिया गया। 2014 में इस देश का शिक्षा का बजट 5.3% जीडीपी का कुल था। आज की तारीख में वो 2.26% के आसपास हो गया और पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी गई। रोजगार का आलम यह है कि पूरे, अब यहां तो आंदोलन चल रहा है, लाठी चल रही है। मेरे उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अच्छा उदाहरण मिल जाएगा। कांवड़ लेके जाइए, हेलीकॉप्टर फूल बरसाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े अपनी नौकरी मांग रहे हैं, पुलिस लाठी बरसाती है। तो वो लाठी जो बरस रही है और फूल जो बरस रहा है, इसी के बीच अगर हम अपने आम लोगों को यह समझा पाए कि उनके बच्चों को लाठी चाहिए या फूल बरसाने का हेलीकॉप्टर, मुझे लग रहा है आधी बदलाव की लड़ाई को हम लड़ लेंगे। क्योंकि उन्हें नहीं पता, जहां शिक्षा नहीं पहुंची उसे शिक्षा बजट से नहीं मतलब, स्वास्थ्य बजट से नहीं मतलब। लगा होगा एक जमाने में समाजवादियों और अंबेडकरवादियों का नारा, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इन नारों के संघर्षों के साथ बिहार के गणतंत्र ने 75 साल में जो हासिल किया था वो वापस छीन लिया गया है। मेरा मानना यह है, बिजनेस व्यापार में हम कहीं नहीं हैं और शिक्षा में कहीं नहीं हैं, और पूरे बिहार को वापस उस तरफ ढकेल दिया गया है जहां से वो 90 के पहले का बिहार दस्तक दे रहा। लेकिन एक बदलाव है। सारथी कौन बना है इस पूंजी और जाति का गठजोड़, वर्चस्वशाली तबके का, पूंजी का गठजोड़ उसी वर्चस्व के साथ, पुरुषों का गठजोड़, हिंदू का गठजोड़। लेकिन सारथी कौन बन रहा है, इसका उदाहरण बिहार ने। मैं बिहार से क्यों ये उदाहरण दे रहा हूं, वो जो ताकतें इस बिहार को 90 से पहले ले जाना चाहती हैं, उन्होंने अगुवाई दलितों पिछड़ों को सौंप रखी है इसी बिहार में। सबसे महत्वपूर्ण, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री वो ऐसा आ गया है जिसको सामने से आप देखकर पहचान सकते हैं, जो ये कहता है कि मैं योगी हूं, उसके बाद भी मेरी जाति क्षत्रिय है और मुझे नाज है इस जाति पर क्योंकि इसमें भगवान भी पैदा होते हैं। ये इंटरव्यू में उन्होंने बोला है। लेकिन बिहार में अगुवाई कौन कर रहा है हर तरफ से, वो झंडा बरदारी पिछड़े और दलितों को, जंगल की लकड़ियों को समझाया जा रहा है कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इस कुल्हाड़ी में लकड़ी जो है तुम्हारी जाति की तो है। ये बिहार मुश्किल में है और इसलिए मैं इस मंच का इस्तेमाल केवल एक बात कहने में कर रहा हूं। पूर्व के वक्ताओं ने, चाहे नवीन जी ने, रतन जी ने और हमारे तमाम साथियों ने जो बात कही है, संकट गहराया यह है कि हमने अपने मित्रों का एक बड़ा खेमा नहीं तैयार किया। हम चाहते हैं कि बिहार गणतंत्र के 75 साल में कहां चुनौती में फंसा है, इसको एक वैचारिक एका की तरह जोड़ करके देखा जाए। और बदलाव की चुनौती क्या है? न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता। इस बात की एकता कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर किया तो था जाति जनगणना यहां की महागठबंधन सरकार ने, आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए। हमें उम्मीद थी कि जाति जनगणना के सवाल पर देश में एक आंदोलन पैदा होगा, और हम ये देख रहे हैं कि बिहार, जिसने आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई और जिसने एक उम्मीद पैदा की थी कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदाओं, महिलाओं के, गरीबों के, कमजोरों के, मजदूरों के, किसानों के सवाल पर एक नया आंकड़ा आया है, एक नई डिबेट खड़ी होगी, आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन अधिकांश लोग कुंभ नहाने चले गए, इसलिए यहां का मामला ठंडा पड़ गया। इस मुश्किल से लड़ने के लिए मैं ये मानता हूं कि यह संवाद एक आगाज होना चाहिए, श्रृंखला चले कि आखिर वो
आंकड़ों के साथ क्या हम अपने लोगों को समझा नहीं पाए कि जाति जनगणना से लाभ क्या होने वाला है, और वो समझा गए कि डुबकी से लाभ क्या होने वाला है। इसी संत आंदोलन ने, आज रविदास का दिन है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं यहीं पर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। सारा विमर्श खत्म। अब एक विमर्श होगा जो आरएसएस और नागपुर आपको समझाएगा कि हिंदू होने का मतलब क्या है। तो यह सांस्कृतिक लड़ाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों मोर्चों पर लड़ी जानी है, और इसी से गणतंत्र के 75 साल में जो हासिल हुआ था उसे बचाया जा सकता है। मैं आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए एक कविता जो हम लोगों की बहुत प्रिय है, वो डरते हैं किस चीज से डरते हैं, वो डरते हैं किस चीज से डरते हैं, तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग डरना बंद कर देंगे। ये जो डरना बंद कर रहे थे लोग, उन्हीं को तो खामोश करने के लिए पहले डिलेजिटिमेट करो। अर्बन नक्सल गाली कहां से आई? यानी जो सवाल पूछे, जो तर्क करे, जो तथ्य से आपको खोज करके चुनौती दे, उसे गाली बना दो। और बाकी बातें मेरे पूर्व के साथियों ने कह दी है, इसलिए मैं अभी दीपांकर जी को हम लोग सुनेंगे भी। मेरा निवेदन यह है कि बिहार जिस मोर्चे पर खड़ा है, यह देश को दिशा दिखाएगा, क्योंकि आपके पहले हरियाणा में जो हुआ, मैं इशारे में ही यह कंक्लूड करना चाह रहा हूं, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में तो फिर भी अलग माहौल था, बाकी दो जगह तो उन्हीं के लोग कह रहे थे कि नहीं आ पाएंगे, और आज वो सत्ता में बैठे हैं। आप लाख कहते रह गए। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि जितनी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, उससे ज्यादा वोटर हो गए। कैसे? 5 साल में जितने वोटर जोड़े नहीं गए, उतना 5 महीने में जोड़ दिए गए। कैसे? ईवीएम पर उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का एक चुनाव हुआ, कुंदरकी का एक चुनाव हुआ, और उन चुनावों में जहां आबादी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वालों की 70% है, आज वहां बीजेपी का आदमी जीता हुआ है। पिस्टल टान करके पुलिस वाला वोटर के सामने खड़ा हो गया था। उत्तर प्रदेश आपको एक उदाहरण दे रहा है कि अगर बिहार को न रोका गया 25 में गणतंत्र के 75 साल से वापस ट्रैक पर जाने से, तो उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे देश का इंतजार कर रहा है। वोटर का वोट डालना ही महफूज नहीं। गणतंत्र ने सबसे बड़ी चीज जो हासिल की थी, अब वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बाबा साहब का वो 25 नवंबर 1949 के भाषण की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता था। जब बाबा साहब ये चिंता कर रहे थे उस दिन कि बड़ी मुश्किल से हम एक नए भारत को बनाने की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मेरी चिंता है कि जिस आजादी को हमने इतना कुर्बानी देकर हासिल किया, कहीं वो महफूज रह पाएगी या वापस खत्म हो जाएगी। आज 75 साल बाद चिंता इस बात की हो रही है कि संविधान महफूज रहेगा या नहीं रहेगा, वोट का अधिकार भी महफूज रहेगा या नहीं रहेगा। बदलो बिहार संवाद जो 25 में कर पाएगा, उसका उत्तर प्रदेश में 27 में असर होगा। उत्तर प्रदेश वालों ने थोड़ा तो रोका। मैं उम्मीद करता हूं कि अयोध्या हारे थे, वो 240 पर रुके, बैसाखियां 2 मिली, लेकिन उन्होंने 3-4 राज्यों में अपने चुनावी प्रक्रियाओं को धता बताते हुए, पूरी मीडिया को मैनेज करते हुए, अमेरिका से हथकड़ी बांध करके भारतीय आ रहे हैं। कोई और सरकार होती तो अब तक क्या हुआ होता, आप कल्पना करके देखें। कुंभ में दूसरी सरकार थी, रेलवे स्टेशन पर पुल गिला था, सब इस्तीफा मांग रहे थे। आज वहां पर बड़े बड़े लोग जाकर डुबकी लगा रहे हैं और कह रहे हैं 144 साल बाद। सभापति, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति इस देश के साफ कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का व्यक्ति हूं, उपराष्ट्रपति बना हूं और 144 साल बाद आया, सनातन के लिए दिल बड़ा करके रखिए। घोषणा हो चुकी है इस देश के हिंदू राष्ट्र की, बस लिबास संविधान का ओढ़े हुए हैं। बिहार अगर इस खतरे को, चूंकि बिहार में वो गुंजाइशें हैं, अगर इतिहास बताने लगे तो स्वर्णिम इतिहास बहुत अच्छा है, वर्तमान लेकिन मुश्किलों में घिरा हुआ है। अगर ये जिम्मेदारी बदलो बिहार की गणतंत्र के 75 साल से हासिल जो हुआ उसे बचाने की हम नहीं कर पाए, तो फिर बहुत मुश्किल है
कि इस कारवां को हम बचा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। अब तो यहां पर होता यह है कि इस आगाज को करेगा कौन, इस लड़ाई को लड़ेगा कौन। न्यूनतम सहमति पर लड़ने का वक्त है। यहां जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने वंचितों शोषितों की एका बनाई है। मुझे लग रहा है कि न्यूनतम सहमति पर एकता बना ली जाए तो ये जो 75 साल में हासिल हुआ, अगर हम इसे यहां रोक पाए, तभी वहां कर्पूरी ठाकुर एक पद कहते थे अपने भाषणों के आखिर में, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, जहां जहां जो लड़ाई लड़ रहे थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो लड़ाई लड़ रहे थे, कई बार मैं पूरा बिहार घूमते हुए मुश्किल में पड़ जाता हूं। नाम आप जगदेव बाबू का लेते हो और हो उनके खेमे में खड़े जिनसे लड़ाई जगदेव बाबू की थी, उनके सारे लोग उनको वोट दे रहे। तो सबसे बड़ी मुश्किल तो विचारधारा की आ गई। तो कर्पूरी ठाकुर जाते आते कहते थे और वो सारी बातें लड़ाई में लड़ी जा रही थी क्योंकि भ्रम फैलाया गया था। और मैं आखिर में एक छोटी सी चीज जोड़ दूं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिथ फैलाया गया, दलितों पिछड़ों में सबसे ज्यादा किसने फायदा लिया, बिहार ने उसका उदाहरण दिया, फिर भी वो डिबेट खत्म नहीं हुई। मुश्किल इतनी बड़ी है कि उनका झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है और जो सच है वो अपने बिखरे होने के नाते लड़ाई हार जाता है। कर्पूरी ठाकुर बार बार कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, बदलो बिहार संवाद। मैं मानता हूं कि एक आगाज होना चाहिए। हम जैसे लोग अंबेडकर, फूले, बिरसा मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, ज्योतिबा फूले, जगदेव बाबू से लेकर के कर्पूरी ठाकुर तक की विरासत को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय की संवैधानिक मूल्य को बचाने के लिए एक बृहत्तर एका बनाकर गांव-गांव अगर इस बात को पहुंचा पाए तभी हासिल होगा। और यह केवल राजनीतिक लड़ाई से नहीं हासिल होगा। और मैं खुश हूं कि इस आयोजन में तमाम संगठनों के लोग शामिल हैं। आप गांधी मैदान को 2 मार्च को भर डालिए। अभी 1 महीना बचा है, मुझे लगभग 1 महीने से कम वक्त है, लेकिन गांधी मैदान से एक आगाज जाए कि 25 में बिहार बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।